Hello everyone. Today in this session we are going to discuss the solution of the class 12 board exam paper which comes in the year 2024. This video will help the students to get familiar with the types of questions which comes in the exam and also helps them to reconsider their strategies as per the level of the exam. The session will be bilingual. We will be solving the paper section by section. In this video, section A will be solved and other remaining sections will be solved in upcoming videos. Let's start the paper. Well, जो हमारा पेपर आएगा क्लास 12 का उसमें 5 सेक्शन होंगे. ये लास्ट ईयर से ही चेंज हुआ है और नए चेंजेस आए हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई. सेक्शन ए में 21 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स ईच के. सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के. सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स ईच के. सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स ईच के. और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स ईच के. तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास होंगे 37 और मार्क्स होंगे हमारे 70. CS का एग्ज़ाम 70 का थ्योरी होता है और 30 का प्रैक्टिकल होता है और टोटल मिला के कितना हो जाता है ये 100 मार्क्स का. तो आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर. तो पहला क्वेश्चन था हमारा से ट्रू और फॉल्स अ पाइथन लिस्ट मस्ट ऑलवेज कंटेन्स ऑल इट्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप. अब जो हमारी लिस्ट होती है उसके अंदर कैसे स्टार्ट होती है वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. लिस्ट के अंदर हम एक तरह की वैल्यू भी हम रख सकते हैं लेकिन लिस्ट साथ साथ अलग अलग तरह की टाइप की वैल्यू को भी सपोर्ट करता है. मतलब मैं इसमें स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, मैं इसमें फ्लोट वैल्यू भी ले सकता हूँ, मैं इसमें इंटीजर भी ले सकता हूँ. तो ये कंपलसरी नहीं है कि लिस्ट में हमेशा और हमेशा एक ही तरह की वैल्यू आएगी. आ सकती है एक तरह की वैल्यू, गलत नहीं है, लेकिन कंपलसरी नहीं है. तो इसमें लिखा है मस्ट ऑलवेज. तो अगर मस्ट ऑलवेज लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा. क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि एक तरह की वैल्यू आना कंपलसरी नहीं है, आ सकती है, लेकिन लिस्ट के अंदर अलग तरह की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकती है. अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसका हमें क्या निकालना है? आउटपुट निकालना है. तो हमारे पास वैल्यू कितनी है? 14 मॉडुलस 3. ये जो दो एस्ट्रिक हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. क्या बोलेंगे हम? एक्सपोनेंट. और इसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस. एस्ट्रिक किसके लिए होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है. याद रखिएगा. डबल एस्ट्रिक किसके लिए होता है? एक्सपोनेंट यानी पावर वाले के लिए. और सिंगल एस्ट्रिक किसके लिए होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमेशा क्या सॉल्व होंगे? पावर वाला सॉल्व होगा. मतलब ये एक्चुअली में है 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 14 मॉडुलस 9 एस्ट्रिक 4. अब मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस करता है रिमाइंडर फाइंड करता है. अब एक बात ध्यान से देखिए. मॉडुलस, एस्ट्रिक, डिवाइड और फ्लोट डिवीज़न, इन चारों की प्रायोरिटी सेम होती है और हमेशा ये लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होते हैं. मतलब जो पहले मिलेगा, अगर ये साथ साथ हैं तो जो पहले मिलेगा वो सॉल्व होगा. यहाँ पर सबसे पहले क्या मिल रहा है? हमारा मॉडुलस मिल रहा है, तो पहले मॉडुलस सॉल्व होगा. अगर 14 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 5 एस्ट्रिक 4. 5 इंटू 4 कितना होगा? 20. तो ये क्या होगा? आंसर होगा. लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, 14 एस्ट्रिक 9 मॉडुलस 4 कर दें, तो अब पहले हमें क्या मिल रहा है? पहले हमें क्या मिल रहा है? इनटू मिल रहा है. तो लेफ़्ट टू राइट इन चारों की प्रायोरिटी सेम होती है. तो पहले क्या सॉल्व होगा? इनटू वाला सॉल्व होगा. 14 इंटू 9 क्या होगा? 126 मॉडुलस 4. अब जैसे ही 126 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा 2 आएगा. तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता तो आंसर 2 होता, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है तो आंसर कितना है हमारा? 20. तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है कि मॉडुलस, एस्ट्रिक, डिवाइड और इसको क्या बोलेंगे? फ्लोट डिवीज़न, इन चारों की प्रायोरिटी होती है सेम. इन चारों की होती है प्रायोरिटी सेम होती है. जो भी सबसे पहले मिलेंगे, जिस ऑर्डर मिलेंगे लेफ़्ट टू राइट, वो पहले सॉल्व होंगे. ठीक है. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। एक वेरिएबल है गेम, गेम के अंदर क्या गया है, ओलंपिक 2024, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बना ले रहे हैं। कितने वेरिएबल हैं, 1 2, कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, तो 11 ब्लॉक्स बना दे रहे हैं। OLYMPIC 2024 और उसकी इंडेक्सिंग कर ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इंडेक्स मेथड क्या करता था, इसके अंदर जो भी हम सब स्ट्रिंग पास कर देंगे, सब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट सब स्ट्रिंग कहलाता है। अगर हम सब स्ट्रिंग पास कर देंगे तो ये क्या करता है, सब स्ट्रिंग को फाइंड करता है। अगर वो सब स्ट्रिंग मिल जाती है तो वो क्या करता है, उसका पहला इंडेक्स नंबर जहाँ से भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही होती है उसका इंडेक्स नंबर हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर नहीं मिलती है तो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वैल्यू एड। क्या करें, वैल्यू एड देगा। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, गेम इंडेक्स सी फाइंड कर रहे हैं और ये क्या है, कैपिटल सी है। क्या कैपिटल सी इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी यानी वैल्यू एड। अगर क्वेश्चन होता गेम डॉट इंडेक्स स्मॉल सी, लिखा होता प्रिंट गेम इंडेक्स स्मॉल सी, तो क्या होता, तो ये स्मॉल सी को ढूंढता, स्मॉल सी कहाँ मिल रहा है, इस पोजीशन पे मिल रहा है, तब उस केस में इसका आंसर क्या हो जाता, 6। अभी इसका आंसर क्या है, वैल्यू एरर। क्यों, क्योंकि कैपिटल सी एग्जिस्ट करते नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा इंडेक्स मेथड क्या करता है, सब स्ट्रिंग को फाइंड कराने का काम करता है। अगर मिलता है तो उसका एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, अगर नहीं मिलता है तो क्या मिलता है, वैल्यू एरर देता है। इंडेक्स के साथ ही एक और मेथड होता है फाइंड मेथड, जो सेम टू सेम इंडेक्स की तरह ही काम करता है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अगर नहीं मिलती थी स्ट्रिंग तो वो क्या देता था, वैल्यू एरर, और वहाँ पर नहीं मिलती यानी फाइंड में नहीं मिलती तो वो क्या देता है, -1 वैल्यू देता है। क्या देता है वो, -1। ये डिफरेंस है। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन डिफरेंस के बिहाफ पे पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर, कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर है। देखिए आइडेंटिफायर क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमारे पास कुछ रूल्स हैं। जैसे कभी भी आइडेंटिफायर क्या नहीं हो सकता, कीवर्ड के तौर पे नहीं यूज़ हो सकता। आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, या तो अल्फ़ाबेट्स हो सकता है या अंडरस्कोर से हो सकता है। और आइडेंटिफायर के अंदर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और एक स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होता है। तो देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट आइडेंटिफायर है। अगर हम बात करें ग्लोबल की, तो ग्लोबल एक कीवर्ड है। ग्लोबल क्या करता था, क्या करता था ग्लोबल, ग्लोबल एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कराने का काम करता था। फिर है डीएफ, डीएफ क्या करता था, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जब भी हम फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट करें तो उसके पहले क्या लिखते थे, डीएफ कीवर्ड लिखते थे। विद भी क्या है, कीवर्ड है जो हम किस में यूज़ करते हैं, फाइल हैंडलिंग में। जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। तो ये तीनों ही कीवर्ड्स। अब बी वाले की बात करें तो बी क्या है, ब्रेक, और ब्रेक का बी क्या है, कैपिटल। अगर यही स्मॉल में लिखा होता तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा इसका आंसर, बी, ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। पहला है प्रिंट A10 एंड क्या है, एस्ट्रिक दे रखा है। अब प्रिंट के साथ हमारे पास दो सेपरेटर्स होते थे, एक सेपरेटर होता है, दो आर्ग्यूमेंट्स होते थे, एक एंड भी यूज़ हो सकता है और हम सेपरेटर का एससीपी भी यूज़ कर सकते थे। एंड क्या करता था, जो भी लास्ट में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एंड क्या होता है, एंटर की होती है। मतलब अगर मैंने 2 बार यूज़ किया प्रिंट मेथड, मैंने लिखा प्रिंट हाई और लिखा प्रिंट हेलो, मैंने क्या लिखा, प्रिंट हाई और उसके बाद लिखा प्रिंट हेलो, तो आउटपुट स्क्रीन पर पहले हाई एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हाई आया, यहाँ पे एंड आर्ग्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है बच्चे, एंड आर्ग्यूमेंट होता है एंटर की, मतलब कर्सर यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कर्सर यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब जो भी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी प्रिंट मेथड के थ्रू, वो हमेशा नेक्स्ट लाइन पे होगी। प्रिंट लिखा हेलो तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा, और कर्सर फिर क्योंकि यहाँ पे एंड आर्ग्यूमेंट की हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन पर आते ही क्या हो जाएगा, अब जो भी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब देखते हैं कि ऊपर वाले स्टेटमेंट्स क्या करने वाले। पहला है प्रिंट A10 एंड क्या दे रखा है, एस्ट्रिक दे रखा है। तो पहले प्रिंट होगा A, फिर होगा 10
और क्या देखा है, एंड में क्या देखा, एस्टेरिक रखा है, तो क्या होगा, एंड में एस्टेरिक प्रिंट हो जाएगा। और अगर बाई चांस इसके आगे कोई भी प्रिंट मेथड सेम प्रोग्राम में होता तो इसके आगे ही प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं बी वाले की, ठीक है। बी वाला क्या करेगा, प्रिंट ए लिखा है, सेपरेटर लिखा है, फिर 10 लिखा है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, बी वाला क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि सेपरेटर हमेशा वैल्यूज़ के बाद में आएगा। सेपरेटर आर्ग्यूमेंट या एंड आर्ग्यूमेंट हमेशा दो वैल्यूज़ होंगी, उसके बाद यूज़ होगा, बीच में यूज़ नहीं हो सकता। तो अब सी की बात करते हैं, क्या लिखा है, प्रिंट ए 10 और सेपरेटर क्या है, एस्टेरिक। अब सेपरेटर क्या करता है बच्चे, सेपरेटर अगर लिखा होगा तो ये बीच में आएगा, मतलब दो स्ट्रिंग को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, यानी ए एस्टेरिक 10 लिखा है तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर डी की बात करें, ए इंटू 10 लिखा है तो ये क्या है बेटा, हमारा रिप्लिकेशन ऑपरेटर है, मतलब ए को क्या करेगा, 10 बार प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा, ए को 10 बार प्रिंट कर देगा। तो आंसर क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सा, हमारा बी वाला इनवैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड आर्ग्यूमेंट और सेपरेटर आर्ग्यूमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोर्ड के पेपर में आउटपुट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एल की वैल्यू है TIC TAC क्लिक से रखिए। अभी रखा है L कोलन -1। ये क्या है, सिंपली ये कंडीशन होती है हमारी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने वाली, मतलब आउटपुट में क्या आएगा, TAC और TIC। आप सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं, डबल कोट्स में करते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस जिस कोड से स्टार्ट करेगा उसी कोड पे ख़त्म करेगा। अब देखते हैं TAC और TIC किस में आ रहा है, ये आ रहा है डी में, तो इसका आंसर क्या है, डी वाला। अब हमारा 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर evaluates to true if the variable on either side of the operator points towards the same memory location and false otherwise। अब इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो क्या करता है, जो हमारी मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करता है, इन शॉर्ट आईडीज़ को कंपेयर करता है, ठीक है। आईडीज़ को कंपेयर करने हमारे पास कौन से ऑपरेटर हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन से, आइडेंटिटी ऑपरेटर दो होते हैं, इज़ और इज़ नॉट, दो होते हैं, इज़ और इज़ नॉट। अब ध्यान से देखिएगा एक बार, दे कंपेयर द आईडी और मेमोरी लोकेशंस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करते हैं, आईडी या मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं। दो तरह के होते हैं, पहला होता है इज़ और दूसरा होता है इज़ नॉट। इज़ क्या करता है, अगर आइडेंटिटी सेम है दोनों ऑपरेटर की, दोनों ऑपरेंट्स की क्या है, आइडेंटिटी सेम है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेंगे, तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इज़ नॉट जस्ट इसका रिवर्स है, अगर आइडेंटिटी सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें क्या पूछा गया, evaluates to true if the variable on either side of operator points toward the same memory location। मतलब दोनों की क्या है, मेमोरी लोकेशन सेम है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जिसका आंसर क्या है हमारा, इज यानी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे पास डिक्शनरी रखी है, S1 इसका क्या है, अब डिक्शनरी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर हम देखें तो डिक्शनरी में हमारी क्या होती हैं, कीज़ होती हैं और क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो एक हमारी वैल्यू 95 है, एक हमारी वैल्यू 96 है, और यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती, यहाँ हम क्या देते हैं, की देते हैं, ठीक है। इसकी क्या है S01 और इसकी की क्या है S02। यहाँ पे इंडेक्सिंग को की का नाम देते हैं, जैसे हम लिस्ट और टपल में 0 1 2 3 4 करके होती थी, यहाँ पर 0 1 2 3 4 करके नहीं होती, यहाँ पे हम खुद से अपना नाम दे सकते हैं इंडेक्सिंग। अब लूप चलाया फॉर आई एंड डी, क्या लूप चलाया फॉर आई एंड डी, तो जैसे हमने आई एंड डी लगाया तो यहाँ पे आई क्या करेगा, इनके कीज़ को पॉइंट करेगा, यानी आई की पहली वैल्यू कितनी होगी, S01 और दूसरी वैल्यू कितनी होगी, S02। आई की पहली वैल्यू कितनी होगी, S01 और दूसरी वैल्यू क्या होगी, S02। प्रिंट करा है आई को, अब पहली आई की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि प्रिंट क्या होगा, S01, और एंड आर्गूमेंट क्या है, हैश है। जैसे ही एंड आर्गूमेंट हैश है, यानी एंड में क्या आएगा, हैश आएगा। अब एंटर की नहीं होगी, यानी कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया,
कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया है, नेक्स्ट लूप में है। आई की नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, S02, प्रिंट क्या होगा S02, फिर एंड क्या है एस्ट्रिक, आई की वैल्यूज खत्म, लूप खत्म, प्रोग्राम खत्म, आउटपुट में क्या प्रिंट होगा S01 हैश S02 हैश, यानी इसका आंसर क्या होगा ए। ठीक है, अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। वाइल क्रिएटिंग अ टेबल विच कंस्टेंट डज नॉट अलाउज इंसर्शन ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज इन द टेबल। ठीक है, कौन सी है जो डुप्लीकेट वैल्यूज को नोट नहीं करता। अगर हम बात करें, पहला क्या है यूनिक। यूनिक क्या है, कंस्टेंट है। कंस्टेंट्स क्या होते हैं, वो कंडीशंस होती हैं जो हम टेबल पे लगाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू वैलिड डेटा हम क्या करा पाते हैं, हम इंसर्ट करा पाते हैं। कंस्टेंट क्या होता है, कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस के व्यापी डेटा क्या होगा हमारा इंसर्ट हो पाएगा, और उस कंडीशन के बाहर होगा तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा। जनरली हम कंस्टेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारी टेबल हो उसके अंदर जो डेटा जाए वो सही डेटा जाए। ठीक है, पहला है यूनिक। यूनिक कंस्टेंट क्या करता है, यूनिक कंस्टेंट वही काम करता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं होने देता। मतलब यूनिक मतलब अगर मैंने एक टेबल पे या एक कॉलम पे मैंने यूनिक लगा दिया है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1, तो दोबारा उस कॉलम में मैं 1 ऐड नहीं कर पाऊंगा। यानी ये रोल नंबर्स या आईडीज़ क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्रिएट करता है। इसमें क्या होगा, आईडी फिर मेरी यूनिक रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चे के या 2 बच्चों के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते। एक बच्चे का भी 3 है और दूसरे बच्चे का भी 3 है, सेम क्लास में नहीं हो सकता ना, जो कन्फ्यूजन अराइज हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, यूनिक लगाते हैं। मतलब अगर 3 रोल नंबर किसी एक बच्चे का अलॉट हो गया तो 3 रोल नंबर किसी और बच्चे का अलॉट नहीं होगा। तो यूनिक क्या होता है हमारा, यूनिक यही काम करता है, ये कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एंटर नहीं होने देता। ठीक है, अभी हम बाकी को भी देखते हैं कि बाकी क्या है। बी क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट भी क्या करता है, यूनिक वैल्यूज़ को लेता है, लेकिन ये क्या कीवर्ड है, ये क्या कीवर्ड है, ये डेटा प्रिंटिंग के काम में आता है। ये क्या होता है, जब हम डेटा को हम प्रिंट करा रहे होते हैं सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू, तब हम यूज़ करते हैं। तो ये डेटा के ऊपर काम करता है, ये हमारी टेबल के ऊपर काम नहीं करता। ठीक है, तो बी और ए में कंफ्यूज मत हो जाना। ए एक कंस्टेंट है, यूनिक है कंस्टेंट है, लेकिन डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है। वो क्या करता है, डेटा के ऊपर काम कर रहा है जब हम उसको प्रिंट करा रहे हैं सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू। ठीक है, नॉट नल क्या करता है, नॉट नल भी एक कंस्टेंट है। नॉट नल क्या करता है, नॉट नल ये करता है कि कोई भी कॉलम में जो सेल होगा वो खाली नहीं छोड़ेगा, मतलब डेटा खाली नहीं छोड़ेगा। जैसे मैंने अगर किसी भी कॉलम पे नॉट नल लगा दिया तो अब क्या होगा, मैं उसके अंदर मुझे कोई ना कोई डेटा इंसर्ट करना ही करना है। मतलब मैं उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकता। मैंने एक बच्चे का रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उस पर मैंने रोल नंबर के ऊपर नॉट नल लगा दिया है, तो जब भी बच्चा कोई भी नया रिकॉर्ड एंटर करूँगा तो मैं उसके रोल नंबर वाले सेल को खाली नहीं छोड़ सकता, रोल नंबर वाले कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकता। मैं रोल नंबर कुछ ना कुछ इंसर्ट करना ही पड़ेगा। फिर आता है हैविंग। हैविंग क्या है, क्लॉज है। डिस्टिंक्ट क्या है, याद रखना कीवर्ड है, और हैविंग क्या है, क्लॉज है। अगेन ये किसका यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हमारा क्या कहते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो हमारे, उनके साथ हम हैविंग को यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ए यानी यूनिक। फिर हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब ये फंक्शन का क्वेश्चन आउटपुट वाला। ठीक है, सबसे पहले क्या लाइन है, फंक्शन है। तो जैसे फंक्शन वाली लाइन है ये एग्जीक्यूट अभी नहीं होगी जब तक उसको कॉल नहीं करा जाएगा। अब यहाँ पर आए, एक वेरिएबल एन है, एन की वैल्यू कितनी है बेटा 15। ठीक है, एन के अंदर क्या वैल्यू गई 15। अब फंक्शन कॉल करा गया चेंज एन। अब जैसे ही चेंज एन किया गया, ये कहाँ जाएगा, जब फंक्शन कॉल होता है तो वहाँ जाता है जहाँ पे फंक्शन होता है हमारा। मतलब ये कहाँ से जाएगा, फंक्शन पर कहाँ जाएगा, एक वेरिएबल हुआ है चेंज एन। अब यहाँ पर भी एक एन नाम का नया वेरिएबल क्रिएट होगा जिसके अंदर क्या जाएगा 15। ये एन और ये एन दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब n + 10 हुआ यानी 15 + 5 हुआ। 15 + 5 कितना हुआ बेटा 25 हुआ। कहाँ वैल्यू गई, n में गई, मतलब इस वाले वेरिएबल में चेंज हुआ। इस वाले वेरिएबल में चेंज नहीं होगा। ठीक है, किस में चेंज होगा, इस वाले में, जो फंक्शन का खुद का लोकल वेरिएबल। अब प्रिंट कराया n को, प्रिंट कराया n मतलब प्रिंट क्या होगा 25। एंड क्या है $2, प्रिंट क्या होंगे $2। कर्सर अभी भी उसी लाइन पे, कर्सर अगली लाइन पे नहीं गया। मैंने इसीलिए बोला था कि एंड आर्ग्यूमेंट और सेपरेटर आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब फंक्शन खत्म हुआ। फंक्शन खत्म होके ही जब भी फंक्शन हमारा एंड होता है तो लौट कर वहीं आता है जहाँ से उसको कॉल किया। मतलब ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये लाइन पूरी एग्जीक्यूट हो गई। प्रिंट क्या कराया एन को। अब ये किसके अंदर है, फंक्शन के बाहर है, तो
तो फंक्शन के बाहर वाले n को यूज़ करेगा, मतलब किसको यूज़ करेगा, इस वाले 15 को यूज़ करेगा। तो क्या आएगा 15, और कुछ भी एंड आर्गूमेंट नहीं है तो कर्सर अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। बोला इस प्रोग्राम में आगे अगर कोई प्रिंटिंग होती है तो वो कहाँ से होती है, नेक्स्ट लाइन से होती है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगर $25 किसका है बेटा, ए वाले का आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11। अब कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो बच्चे इसमें क्या है, 3 चीज़ें हैं इसमें। एक है ट्राई, एक है एक्सेप्ट और एक है फाइनल। देखो बच्चे क्या होता है, ट्राई ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सबसे पहले ट्राई को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें कोई भी एरर आता है, अगर उसमें क्या आता है, कोई भी एरर आता है, तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक। कौन सा होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक। अगर एरर नहीं आता है तो क्या एग्जीक्यूट हो जाता है, ट्राई पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले ट्राई एग्जीक्यूट होता है। अगर ट्राई पूरा एग्जीक्यूट होता है, कोई एरर नहीं आता है, तो ट्राई एग्जीक्यूट होकर काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर ट्राई में कोई एरर आता है तो क्या एग्जीक्यूट होता है, एक्सेप्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर फाइनली का तो ऑप्शनल पार्ट होता है, फाइनली लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्राई एग्जीक्यूट हो। अगर ट्राई के अंदर कोई भी एरर नहीं आया तो पूरा ट्राई एग्जीक्यूट हो और काम खत्म हो जाएगा, एक्सेप्ट की तरफ वो जाएगा ही। जहाँ ट्राई में कोई भी एरर आएगा वो क्या चल जाएगा, एक्सेप्ट वाला पार्ट चल जाएगा। अगर प्रोग्राम में फाइनली लगा है तो याद रखना, फाइनली में एक शब्द आ रहा है, फाइनल होगा ही होगा, चाहे ट्राई चले चाहे एक्सेप्ट चले, उससे कोई मतलब नहीं है। फाइनली हर हाल में लास्ट में एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले ट्राई पे आए। ठीक है, एक एन क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 5 है, और क्या है, स्ट्रिंग में है। ठीक है, किस में, स्ट्रिंग में। प्रिंट कराया वर्ड, तो आउटपुट में क्या आएगा, वर्ड प्लस एन। एन क्या है, 5, दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है, काम हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। यानी वर्ड के आगे सिंपली क्या होगा, कंकैटिनेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, उसके एंड में जाके एंड में क्या लगा, एस्ट्रिक यानी क्या आ जाएगा, एंड में क्या लगा, हैश यानी क्या आ जाएगा, हैश हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राई पूरा एग्जीक्यूट हो गया, कोई भी एरर नहीं आई, तो एक्सेप्ट वाला पार्ट नहीं चलेगा। अगर यहाँ कोई एरर आती तो क्या चल जाता, एक्सेप्ट वाला पार्ट चल जाता। ठीक है, अब ये नहीं चला, फाइनली हर हालत में चलना ही चलना है, तो क्या लिखा, प्रिंट ओवर, उसी के आगे क्या लिखा आएगा, ओवर। ठीक है, क्योंकि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया था, इसलिए सेम लाइन पे प्रिंट होगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, वर्ड 5 ओवर, यानी इसका आंसर क्या होगा, पी। ठीक है, अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन या मेथड रिटर्न्स अ डिक्शनरी। देखो बच्चे, सबसे पहले कीज़ की बात करते हैं, तो क्या करेगा, ये कीज़ को रिटर्न करेगा। ठीक है, डिक्शनरी की जो भी कीज़ होंगी। वैल्यूज़ क्या करेगा, जो भी वैल्यूज़ होंगी वो रिटर्न करेगा। मतलब अगर मान लो मेरे पास एक डिक्शनरी है A1 और B2। ठीक है, तो जो की वाला मेथड है ये A और B को रिटर्न करेगा। ठीक है, वैल्यूज किसको रिटर्न करेगा, 1 और 2, और आइटम्स किसको रिटर्न करेगा, पूरी डिक्शनरी को। लेकिन किस फॉर्म में डिक्शनरी रिटर्न करेगा, ये आइटम हमेशा की वैल्यू पे रिटर्न करता है, इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। याद रखना, जो भी आइटम्स मेथड होता है, इट रिटर्न्स ऑल द की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ टपल। ठीक है, यानी जो डिक्शनरी रिटर्न कराने वाला काम करता है वो कौन सा मेथड करता है, डिक्ट मेथड। कौन सा काम करता है, डिक्ट मेथड। याद रखना, कीज मेथड किसको रिटर्न करेगा, वैल्यूज मेथड वैल्यूज को रिटर्न करेगा। आइटम्स, डिक्शनरी की जितने भी आइटम्स है यानी की वैल्यू पेयर को ही रिटर्न करेगा, लेकिन किस फॉर्म में करेगा, टपल की फॉर्म में, डिक्शनरी की फॉर्म में नहीं करेगा। सिर्फ डिक्ट मेथड ही ऐसा है जो डिक्शनरी को क्रिएट कराने के काम में होता है, और ये क्या करता है, रिटर्न करता है किसी भी डिक्शनरी। जिसका आंसर क्या होगा, ए, डिक्ट मेथड। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज DML कमांड इन SQL। दो होते हैं, एक होता है DML और एक होता है DDL। दो तरह कमांड होते हैं। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दो तरह कमांड्स होते हैं। ठीक है, अब याद रखना, जब भी टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने होंगे, ठीक है, या टेबल में कोई चेंजेस करने होंगे, ठीक है, टेबल के स्ट्रक्चर में, ठीक है, टेबल को डिलीट करना होगा, टेबल को क्रिएट करना होगा, टेबल की
मैं कुछ टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना होगा, मतलब टेबल का साइज़ मुझे बढ़ाना होगा, टेबल के कॉलम के साइज़ बढ़ाना होगा, कोई कॉलम ऐड करना होगा, डिलीट करना होगा, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे हैं, तो वो हमेशा कौन करता है, DDL करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाले कमांड्स करते हैं, ठीक है। टेबल का डेटा में क्या है, मान लो राम है और अमित है और आकाश है, मुझे या रोल नंबर 1 है, 2 है, या सैलरी है, या मार्क्स हैं, मुझे इसके अंदर कोई भी चेंज करना हो तो वो क्या करूँगा, DML का यूज़ करूँगा। किसका यूज़ करूँगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का, ठीक है। जिसका आंसर क्या होगा, अपडेट कमांड। क्या होगा, अपडेट कमांड। तो DML कमांड कौन सा है, अपडेट कमांड, ठीक है। तो अपडेट कमांड एक DML कमांड है जिसका काम क्या होता है, टेबल के अंदर जो भी डेटा है, ठीक है, उसको अपडेट कराना। क्रिएट क्या करता है, सिंपली टेबल क्रिएट करता है। ऑल्टर क्या करता है, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करता है, ठीक है। मुझे टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई कॉलम का साइज़ बढ़ाना है, डेटा टाइप चेंज करना है, वो किसके थ्रू होता है, ऑल्टर के थ्रू होता है। ड्रॉप क्या करेगा, सिंपली टेबल को ही उड़ा देगा मेमोरी से, ठीक है। दो होते हैं, एक होता है ड्रॉप, एक होता है डिलीट। ड्रॉप और डिलीट दोनों क्या करते हैं, दोनों का काम होता है डेटा को डिलीट करना, ठीक है। ड्रॉप क्या करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है ड्रॉप और डिलीट में, डिलीट क्या करता है, टेबल का सारा डेटा हटा देता है, डिलीट कर देता है, लेकिन टेबल मेमोरी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मान लो मैंने कोई स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है, तो अगर मैं डिलीट कमांड चलाऊंगा, कोई अगर किसी कंडीशन के आधार पे चलाऊंगा तो उस कंडीशन के आधार पे वो पर्टिकुलर डेटा डिलीट करेगा, लेकिन मैं सिंपली अगर डिलीट क्वेरी बिना किसी कंडीशन चलाऊंगा तो टेबल के सारे डेटा को डिलीट करें, मतलब टेबल क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन टेबल मेमोरी में एग्जिस्ट करेगी। तो ड्रॉप क्या करता है, ये सारे के सारे डेटा को डिलीट करता है और साथ में टेबल को ही उड़ा देता है, मतलब टेबल को डिलीट करता है, मतलब टेबल को ही हटा देता है, टेबल एग्जिस्ट करती नहीं है। मुझे दोबारा कोई डेटा इंसर्ट करना होगा टेबल में तो फिर से मुझे टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी ड्रॉप में, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ड्रॉप और डिलीट में। अगेन जनरली बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्रीगेट फंक्शन इन SQL डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज, ठीक है। कौन सा है जो कॉलम की जो भी वैल्यू, कॉलम में जितने भी नंबर होंगे उनको काउंट करेगा, ठीक है, और इग्नोर कर देगा नल वैल्यूज़ को, मतलब जो खाली वाले होंगे उनको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। तो पहला लेंथ मेथड, लेंथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। हाँ, लेंथ जरूर एग्जिस्ट करता है, एक मेथड है लेंथ, ठीक है। SQL की बात हो रही है, ठीक है, या MySQL की बात हो रही है। MySQL में लेंथ मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, लेंथ मेथड एग्जिस्ट करता है जो अगेन जैसा हमारा लेंथ मेथड होता है लिस्ट और टपल और डिक्शनरी में वो सिंपली नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट करता है, ऐसे यहाँ पे लेंथ होता है, ठीक है। लेंथ कहाँ होता है, हमारे पाइथन में होता है, ठीक है। ऐसे नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, नम भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर होगा, बी काउंट। काउंट क्या करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड कॉलम, प्लस ये नल वैल्यूज क्या करता है, इग्नोर करता है। मतलब मेरे पास अगर कोई भी कॉलम है नेम नाम से, इसमें है अमित, आकाश, राम, ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक क्या है, खाली है, तो काउंट क्या करेगा, जो भी नॉट नल वैल्यूज हों, मतलब अमित, आकाश और राम को क्या करेगा, काउंट करो, रिटर्न क्या कर देगा, 3 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होती है XYZ कुछ भी, तो उसे भी काउंट करता, उस केस में इसका आंसर क्या था, 4 आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MySQL विच टाइप ऑफ वैल्यूज शुड नॉट बी एनक्लोज विद इन कोटेशन मार्क। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कौन सी कोटेशन मार्क के साथ नहीं, तो याद रखिएगा पाइथन में भी है ये और SQL में भी है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को छोड़कर, इंटीजर या फिर डेसिमल वैल्यूज़ को जिसको हम फ्लोट भी बोलते हैं, उन सारी वैल्यूज़ को छोड़कर जितनी वैल्यूज़ होंगी वो किसी न किसी कोट्स में आती हैं, तो सिंगल या डबल, ठीक है। तो डेट भी एक तरह की स्ट्रिंग है, ठीक है। तो डेट, तो ये किस में आएगी, डबल कोट्स में आती है। वेर कैर एक नॉर्मल कैरेक्टर है, ठीक है। अमित, कुमार, ये भी किस में आएगा, डबल कोट्स में आएगा। कैर भी डबल कोट्स में आएगा। तो फ्लोट इकलौती ऐसी वैल्यू है जो डबल कोट्स में नहीं आती, फ्लोट या इंटीजर दोनों, यानी 4, 7.2 इस तरह की वैल्यूज जो भी इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज होंगी वो डबल कोट्स में नहीं आएंगी, बाकी सारी वैल्यू क्या आएंगी इसमें, डबल कोट्स में आएंगी, ठीक है। अच्छा, कैर और वेर कैर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वेर कैर का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। कैर और वेरिएबल कैरेक्टर के बीच डिफरेंस ये है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल है नेम वेर कैर 10 किया, ठीक है, और एक लिखा नेम कैर 10,
और नेम में मैंने डाला, मान लो डाल दिया अमित, और यहाँ पे भी क्या डाला, अमित। तो केयर में 10 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, मतलब आगे के जो भी ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 अमित आ जाएगा, और उसके बाद के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो खाली रहेंगे, मेमोरी में रहेंगे। वेर केयर क्या कर देगा, वेर केयर इन ब्लॉक्स को क्या करते हैं, डिलीट कर देंगे, मतलब उस केस में क्या आएगा, सिर्फ अमित रहेगा, बाकी जो अनयूज्ड ब्लॉक्स होंगे वो क्या होंगे, डिलीट होंगे। तो वेरिएबल कैरेक्टर मोर एफिशिएंट है केयर के कंपैरिजन में, ठीक है, स्पेशली जब हमें मेमोरी का मैनेज करना होता है। अब say true and false if A has 6 rows and 3 columns and table B has 5 rows and 2 columns, the Cartesian product of A and B will be 20 rows 30 rows and 5 columns। देखो बच्चे, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। मान लो मेरे पास एक A नाम की एक टेबल है जिसमें क्या है, R1 रोज है और C1 कॉलम है, और ऐसी एक B नाम की एक टेबल है, इसमें क्या है, R2 रोज है और C2 क्या है, कॉलम। अगर इन दोनों का कार्टीजन प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, कार्टीजन प्रोडक्ट, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, तो जो कार्टीजन प्रोडक्ट में जो A इंटू बी वाली जो टेबल निकल के आएगी, ठीक है, उसके जो रोज होंगे और उसके जो कॉलम्स होंगे वो कैसे निकलेंगे। रो होगा हमेशा पहले वाले की रो और दूसरी वाली रो को मल्टीप्लाई कर देना, और कॉलम क्या होगा, पहले वाले कॉलम और दूसरे कॉलम को ऐड कर देना, मतलब रोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और कॉलम्स को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। अब इस केस में देखते हैं, ए का क्या है, 6 रोज है और बी के कितने हैं, 5 रोज हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ए की क्या है, पहली वाली टेबल के 3 कॉलम है और दूसरे वाले के क्या है, 2 कॉलम है, तो कितना हो जाएगा 5, यानी 30 रोज हो जाएंगी और 5 क्या हो जाएंगे, कॉलम्स होंगे इनके रिजल्टेंट प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या है, 30 रोज एंड 5 कॉलम्स, यानी इसका आंसर क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। फॉर्मूला याद रखना, आसान पड़ जाता है कैलकुलेशन में कई बार, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड में आता ही आता है। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू रीजनरेट एंड ट्रांसमिट द वीकेंड सिग्नल अहेड। इसका आंसर क्या होगा, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर जो भी आपके एम्पलीफायर का काम करता है, ठीक है, एम्पलीफायर मतलब जैसे आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, या आपके पास फ़ोन है, कुछ भी, ठीक है, आप फ़ोन पे आवाज़ चला रहे हैं, गाने चला रहे हैं, एक नॉर्मल आवाज़ में आएगा, आप उसको वूफर से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, जैसे आप वूफर से कनेक्ट करेंगे, वूफर में क्या होता है, एम्पलीफायर होगा, उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा और तेज़ लाउड म्यूज़िक हम सुनने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये काम रिपीटर करता है। कुछ डिस्टेंस के बाद हमारे जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, रिपीटर लगाते हैं, तो क्या करता है, उनकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होता है, 100 मीटर, कितना होता है, 100 मीटर, कहीं कहीं 70 मीटर लिखा हुआ है बुक्स में, लेकिन आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना, 100 मीटर्स पे ही वर्क करना है, ठीक है। और एक बार जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है नेटवर्किंग से, उसमें भी कई बार होता है कि कुछ वो बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, डिस्टेंस दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि कहाँ से हम रिपीटर्स लगाएंगे, तो याद रखिएगा जहाँ भी डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा होगा वही रिपीटर लगाएंगे, ठीक है। और रीज़न याद रखिएगा, 100 मीटर से ज़्यादा होगा तो हम रिपीटर यूज़ करेंगे, वरना रिपीटर यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट प्रोटोकॉल फॉर फोन कॉल्स ओवर द इंटरनेट। इसका आंसर क्या है, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू क्या होता है, हमारी इंटरनेट पे जो हम फ़ोन कॉल्स करते हैं वो किसके थ्रू होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट यानी VoIP के थ्रू यूज़ होता है। अब बात करते हैं PPP। PP क्या होता है बेटा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, इट एस्टैब्लिश डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन 2 नोड्स। ये क्या करता है, डायरेक्ट कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है बिटवीन 2 नोड्स। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ये क्या करता है, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। जो भी हम 2 कंप्यूटर के बीच में फाइल ट्रांसफ़र करते हैं वो किस थ्रू होता है, FTP के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, FTP के थ्रू। फिर होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउज़र्स। इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, वेब ब्राउज़र्स एंड सर्वर्स। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कौन डिनोट करता है, HTTP। तो इन 3 को भी याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्सपेंड ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट के जो 20 और 21 क्वेश्चन आता है हमारा सेक्शन ए के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है? हमारे रीजनिंग के होते हैं। किसके होते हैं? असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फॉर असर्शन क्या रखा है? फॉर अ बाइनरी फाइल ओपन यूजिंग RB मोड द पिकल डंप मेथड will display an error। रीजन क्या है? द पिकल डंप मेथड इज यूज टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। अब ऑप्शन रखें, ए बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी है असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज फॉल्स। और डी है असर्शन इज फॉल्स बट रीजनिंग इज ट्रू, ठीक है। अब अगर बात करें, अगर बाइनरी फाइल को RB मोड में ओपन करेंगे तो डंप मेथड क्या देगा? एरर देगा, बिल्कुल ट्रू है। क्यों बच्चे? देखो 2 मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है डंप और एक होता है हमारा लोड मेथड, ठीक है। याद रखना डंप और लोड दोनों किसके अंदर? पिकल के अंदर होते हैं, ठीक है। ये जनरली सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का यूज़ करते हैं। जो डंप मेथड, अगर सिंपल शब्दों में याद कर लो तो डंप मेथड को राइटिंग के लिए यूज़ होता है और लोड किस लिए होता है? रीड के लिए। मतलब जब भी हमारी बाइनरी फाइल में मुझे कुछ राइट करना होगा तो मैं डंप का यूज़ करूँगा, रीड करना होगा किसका यूज़ करूँगा? लोड का। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने फाइल को किस मोड ओपन कर रखा है? रीड मोड में, और यूज़ किसको करूँगा? राइट को। तो ये क्या देगा? एरर देगा, नहीं ये क्या है? ट्रू है। अब लिखा है पिकल डॉट डंप मेथड इज यूज टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि डंप मेथड क्या करता है? राइट के लिए यूज़ होता है। डंप मेथड के लिए यूज़ होता है राइट के लिए, ना कि रीड के लिए। रीड कौन से होता है? लोड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन के, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। वी कैन रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम मोर देन 1 टेबल इन SQL। बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक है। वी कैन रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम मोर देन 1 टेबल इन MySQL। हम एक से ज़्यादा टेबल से रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं? रिट्रीव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ट्रू है। रीज़न की बात करें, फॉरेन की इज यूज टू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। फॉरेन की क्या है? फॉरेन की 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करती, स्टैब्लिश करती। ये भी क्या है? ट्रू है। दोनों क्या है? ट्रू है। अब ट्रू वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और दूसरा क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बच्चे जनरली लिख के आए थे इसका आंसर ए। क्या टिक करके आए थे? ए वाला, ठीक है। एक्चुअली ए वाला सही आंसर नहीं है। इन जनरल बोलते हैं हाँ भाई 2 टेबल से हम एक्सेस क्या कर 2 टेबल से हम डेटा क्या कर सकते हैं? हम रिट्रीव कर सकते हैं। और 2 टेबल को इस्टेब्लिश करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉरेन के। दोनों सही हैं। तो पहला रीज़न है वो असर्शन का क्या है? एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम 2 टेबल्स को, ये पूरी तरह से सही नहीं है दूसरा स्टेटमेंट, पहले वाला का नहीं। क्यों? क्योंकि हम रिट्रीव करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है दोनों टेबल से, ठीक है। अगर हम एक से ज़्यादा टेबल, मल्टीपल टेबल से हम डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो हम ज्वाइनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे ज्वाइन भी होता है, ठीक है। तो ज्वाइन में हम क्या करते हैं? 2 टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? जैसे हमने ज्वाइन किया वो दोनों टेबल का डेटा क्या होगा? एक साथ ऐड हो गया। और हम क्या कर सकते हैं? हम उसके बाद 2 अलग अलग टेबल से हम डेटा, मल्टीपल टेबल से हम या 2 या 3 जितनी भी टेबल होंगी, मल्टीपल टेबल से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। उसमें फॉरेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जॉइन ऑपरेशन कैन रिट्रीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इन विच फॉरेन की कैन बी यूज, कैन नॉट बी यूज, मतलब कंपल्सरी नहीं होता। तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, ठीक है। क्यों होगा? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक जॉइन मेथड भी आता है जिसमें फॉरेन की यूज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि देखिए सेक्शन ए में ही लगभग हमें 40 मिनट लग गए। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको,
आप जब इसको बोर्ड में करने बैठेंगे तो मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट में हो जाएगा, बहुत जल्दी होता है आराम से। कंप्यूटर का पेपर कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, अगर आपको आता है तो बहुत आराम से चीज़ें हो जाती हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही तरीके से पढ़ना चाहिए। और याद रखिए, कंप्यूटर विल बी द वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आपकी परसेंटेज को उठाएगा, गिराएगा नहीं। तो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जो भी डाउट्स हों उनको टाइमली क्लियर कीजिए। थोड़ा सा भी टाइम आप कंप्यूटर को अच्छे से दे देंगे, आपका रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। बाकी सेक्शन बी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी। मेरी कोशिश थी कि कोई क्वेश्चन को मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व ना कराऊं, बल्कि क्वेश्चन के आसपास भी अगर मुझे कोई टॉपिक दिख रहा है तो उसको भी मैं लेके चलूं, ताकि अगर छोटे मोटे डाउट्स हों या 1% भी डाउट्स की गुंजाइश ना रहे, आराम से चीज़ें क्लियर होती रहें। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।